हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो आपका नीट की क्लासेज हैं टारगेट बैचेस के लिए जो है आप एकदम उद्देश्य रखे हैं कि यस मुझे जो है एकदम आगे बढ़ जाना है। तो उस कंडीशन को देखते हुए जो है देखिए आप वादों से दूर रहिए, ठीक है। आप जो है एकदम आपका कॉन्सेप्ट आपका हर चीज़ बेस से लगा है हायर तक एकदम व्यू टू व्यू पॉइंट एकदम बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट आना चाहिए। साथ ही साथ आप फोकस करते रहें। आपका केमिस्ट्री जियोलॉजी भी वो भी आपका एक विशेष स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन नीट में अधिकतर ये देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा इसको जो है स्कोरिंग में पीछे हो जाते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो है आपको मिस कर देता है मैथमेटिक्स रीजन। तो वो चीज़ें जो है आप यहाँ माइंडेड इस पर बहुत अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे, ठीक है। सब पे जो है आप एकदम जो स्कोरिंग बना सकते हैं, जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो जनरली आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा कोई सैटेलाइट है जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटिंग में जो अर्थ एट द हाइट ऑफ 6 r above the surface of the earth, r being the radius of the earth, the time period of another satellite in hour at the height of 2 r from the surface of the earth। कल इस कंडीशन में उसका सरफेस कितना होगा, तो यू नो बेसिकली आपको केपलर का लॉ बताया गया है कि भाई इसमें हम जब देखते हैं तो T1/T2 का स्क्वायर दैट मीन्स रेडियस R1 और R2 का क्या करते थे, यहाँ पे क्यूबिक करते थे, आइए स्क्वायर होता था तो रूट हो जाता था। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है कि ये क्या कह रहा है कि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है अर्थ से लगाया हाइट यहाँ तक कितना हाइट आपका 5 r की बातें इसमें की जा रही है, ठीक है। और फिर वही चीज़ें हैं द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट, दूसरे सैटेलाइट की बातें यहाँ पे की जा रही हैं, कितना आपका 2 r की बात की जा रही है फ्रॉम दिस। तो जब सैटेलाइट और इन सब की बात होता है तो उसमें जनरली हम लोग क्या करते थे, r एक इसमें ऐड कर देते थे। यहाँ पे भी डायरेक्टली ऐड करना चाहिए, हम लोग आप ऐड कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है R1 + r और यहाँ पे R2 + r। चाहिए तो डायरेक्ट मान लीजिए 5 + r, ये कितना हो जाएगा 6 r हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख पाए अनदर सैटेलाइट के लिए स्पेशली दैट गिवन यहाँ 2 + r हियर द 3 r, ठीक है। तो वही चीजें लाके आप पुट करेंगे तो पुट करने से आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पे पहले के लिए कितना आपका 6 r हो जा रहा है और दूसरे के लिए कितना आ जा रहा है आपका 3 r हो जाएगा। तो r कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल होगा तो 3 2 जा 6 2 हो गया, ठीक है। और 2 हो गया और यहाँ पे क्या देख पाएंगे यहाँ पर 3/2, ठीक है। तो 3/2 का रीजन आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 ऐसे डायरेक्ट लिखा, अदरवाइज इस तरह कर ले 2 of the power half और 3, हाँ। तो क्या देखने मिलेगा यहाँ पे, इसको रूट में लिखा जा सकता है यहाँ पे आपका क्यूबिक, तो इसको 3 टाइम लिखना है √2 तो 2 टाइम में क्या होता है बच्चा, तो √2 हो जाता है और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से देख पाएंगे कि ये आपका 2√2 हो गया, क्लियर। और आपका यहाँ पे कह रहा है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 2 जा 4 और इतना हो गया, और यहाँ पर आपका दे रहा 5 10 6√2 और यहाँ पे 6√2 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके लिए बोल रहा है, फ्रॉम द 2 r ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो 2 r आया है तो T1/T2 है ना, कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, यही ना इधर से चलता आ रहा है T1 T2 फॉर्म में आ जा रहा है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप T1 = 2√2 ऑफ द T2, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रेडियस के लिए कितना आ जाएगा 2√2 और यहाँ पर आपका 3, तो 3 2 जा 6√2, तो ऑप्शन विल बी कितना 6√2। तो जनरली यहाँ पे इस तरह से आप केसेस कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो बस थ्योरम कॉन्सेप्ट आपका कौन सा प्रैक्टिस किए रहते हैं तो जनरली आपका बहुत अच्छे तरीके से आप गेन कर सकते हैं मार्किंग को। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। चलिए, कंडीशन ये है इसमें कि जो यहाँ पे
रखा गया है कन्वर्सेशन एंगुलर मोमेंटम की बातें कर रहे थे। तो एंगुलर मोमेंटम में आप ये देखते हैं कि जैसा कि अभी जस्ट बैक में आपने देखा कि हम सपोज करते हैं ACM कॉम, ऐसे भी पढ़ सकते हैं शॉर्टकट में। कन्वर्सेशन एंगुलर मोमेंटम में आपने ये देखा कि भैया चलो ठीक है M1 V1 और यहाँ पे R1 और यहाँ पे M2 V2 और R2, इस तरह से कंडीशन यहाँ पे क्या कहा गया है कि M1 और M1 इक्वल टू M है, ठीक है। अब V1 इक्वल टू भी आता है M है, या तो आप दो यहाँ पे दे रखा है M1 को आप M1 लेके चलें V1 के रिस्पेक्ट में, मतलब ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, M1 V1 इक्वल है एंड M2 V2 इक्वल है, तो मासेज यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। या इन दोनों की इक्वल लेके चलें V1 M1, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी के फॉर्म में चलिए। कुल मिलाकर यही देखना है कि वेलोसिटी के फॉर्म में या मास के फॉर्म में। देखिए M1 की जगह भी हम M1 रख देते हैं, अब V1 की जगह भी हम M1 रख देते हैं, याद हो गया। M2 के जगह M2 रहेगा, V2 की जगह भी आपका, ठीक है, V2 की जगह M रख दिए, M2 रख दिए, क्योंकि इक्वल है ना तो कोई भी रख सकते हैं। और यहाँ पे R2 हो गया, तो देखिए M1 स्क्वायर और यहाँ पे M2 स्क्वायर, आइए R2 है, I से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो डिवाइड होता है ना, यहाँ हो जाएगा आपका R1 I से इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए M1 अपान M2, इसका भी स्क्वायर और ये R2 अपान R1, ठीक है। दोनों के साथ लिख सकते हैं M1 अपान M2 आप स्क्वायर, ये R2 अपान R1, स्क्वायर का क्या आ जाएगा रूट में, तो यहाँ पर लिख सकते थे कि M1 रेशियो M2 इक्वल टू R2 अपान R1 इन रूट में। अदरवाइज ठीक वेलोसिटी भी पूछा जाता, इसी कंडीशन में आप जो क्या लिखते, तब यहाँ पे आप V1 को ऐसे सेम रखते, जैसे यहाँ पे M1 सेम था, V1 को चुनते रहते, तो ऐसे कंडीशन में तब हम क्या लिखते आप कि M1 के जगह V1 लिखते, यार V1 यहाँ पर आता, R1 रहता और यहाँ पे आपका क्या जाता V2 और यहाँ पे V2 और R2 हो जाता, तो ये यहाँ पे V1 स्क्वायर है, V2 स्क्वायर हो जाता, यानी यहाँ कंडीशन आप पाते V1 अपान V2 स्क्वायर हटेगा तो रूट में, तब भी R2 अपान R1। तो ये कब केसेस अप्लाई होते हैं CM में, कब अप्लाई किए जाते हैं कि तो इन कंडीशन से और इन कंडीशन से जो भी आप समझ पाए, यानी मास M1 और M2 V1 और V2 दैट मीन्स R2 अपान R1, यही आपका निचोड़ है कि M1 M2 का रेशियो लिख लेंगे, तभी रेडियस का आपका स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा, रेडियस 2 अपान रेडियस 1, वेलोसिटी इसके अपान इतना भी लिखना पड़ेगा। अब वही फॉर्मूला आपका यहाँ पे है, ठीक है, क्या है यहाँ पे फॉर्मूला बेस पे आपका गिवन किया हुआ है, ठीक। ये दे रखा है यहाँ पे, चलिए इसी को हम देख सकते हैं V1 अपान V2, रेडियस कितना दे रखा है R2 R1 का वैल्यू क्या 3.6 × 10 टू द पावर आपका 10 एंड दिस इज द 25 × 10 टू द पावर 12। अभी क्या होना चाहिए रूट में होना चाहिए, तो रूट में ऐसे लिखिए, पेयर लिख चलिए इसका 0.6 × 10 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा, ये 10 है तो 2 × 5 होगा ना, तो पेयर बन जाएगा, यानी सीधा ये 5 हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। इसको ऐसे लिखते हैं 10 टू द पावर आपका 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 × 5 आई 6 × 2, इसका भी पेयर बनना है, 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो रेशियो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0.6, ठीक है 0.6 हुआ, और यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा, हाउ 10 टू द पावर 1 बचा ना, इसमें लग मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा साइंस के जो ऑप्शन मिलते होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड, ये इसमें से 5 हो जाएगा, आई ओनली कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओनली 60 मतलब 0 हट जाएगा ना डेसिमल है, और बाई 5 × 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -2, देखिए
5 पंजा 5, अब अच्छा 1, अब 5 पंजा 10, टाइम टू 10 टू दी पावर कितना जाएगा, कितना, यानी V1 अपॉन V2, यहाँ पे सीधे क्या जाएगा, जितना वैल्यू रहेगा उसमें V2 का क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अथवा जो V2 का रेशियो लिख लेते हैं, इसी कर दीजिए 0.6 अपॉन 5, इतना हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 10 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए यहाँ से कई तो बना सकते हैं, इस पे जो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के लिए। क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके, एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा इससे रिलेटेड, आपके नीट में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। तो समझिए, पढ़ाई कीजिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पूछते रहिए, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, हम लोग के लिए भी बेटर होगा। थैंक यू। नहीं, मंजिलें यूं ही नहीं मिला करती, उसके लिए लगातार आपकी कोशिशें जारी होनी चाहिए। आपके लक्ष्य वही हो, तरीके बदल सकते हैं, तरीके बदल के वहाँ पहुँच सकते हैं, बशर्ते आप एकदम उसी डायरेक्शन में एकदम उचित तरीके से आप मेहनत करते हैं, लगातार करते रहें। प्रकृति भी उन्हीं का साथ देती है जो एकदम करने की हौसला बुलंद रखते हैं और करते भी हैं, तभी आपके लिए बेटर कॉन्सेप्ट होता है। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक आपका इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे दिया गया था T1, T2 एंड R1 अपॉन R2 आता 3/2, ऐसा था। यहाँ पर आपका दे रखा था कितना, 25, 27 एंड 1 to 5 इतना, और यहाँ पर R1 अपॉन R2 3/2। श्योर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि इसी को चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 का 1/2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट देखिए क्लास 7 की, क्लास 8 यही बेसिकली यदि आप लोग का क्लियर रहता ना तो धड़ाधड़ मारते आप लोग जो है। अब देखिए ये यहाँ से क्यूब बढ़ता है, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए जब लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट शुरुआत में आप लोग बताया गया था कि भाई जितना यहाँ पे पावर है तो क्यूब रूट में आ गया। क्यूब रूट का मीन्स है 3 पेयर, तो 3 पेयर के साथ आप इसको जो है इसका कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा 5, 3 into 3 into 3 एक पेयर बन जाएगा, 3 3 9 3 27, ओके। और 1 to 5 है आपका 5 5 5 5 5 5 25, 5 पे जाएगा, उसके बाद जो आपका 1 to 5 यानी 125, उसका भी 5 पे जाएगा। आप यहाँ पे आपका दे रखा है 1/R1/R2 की पावर 1/2, 1/2 इसकी मीन्स रूट होता है। 1/2 यदि किसी की पावर है तो उसका मतलब उतना होता है। स्क्वायर यदि यहाँ से हटाए तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका था R1 R2 का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ से जब स्क्वायरिंग का बोथ साइड करते हैं तो ये कट जाता है, मीन्स 3/5 का स्क्वायर R1 और R2 का 1 पावर इतना के हो जाएगा, ये 2 तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 3 जा 9, आज हो जाएगा 25, 5 5 25, यानी देयर इज अ रेशियो, ये आपका आंसर था। देखें ये सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे सभी क्वेश्चन देता है ताकि बच्चा तुरंत सोचे ओ ये नहीं तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको बेटर समझ पाते हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो दिख रहा है तो इसके लिए आपको बताया जाता है कि पहले से जो है मालूम भी होना चाहिए कि इस कंडीशन में हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं, ठीक है। लीनियर कन्वर्जेशन ऑफ द मोमेंटम की बात कर लेते हैं क्वेश्चन को देखते हुए जो है, तो उसमें हम लोग इक्वेशन को प्रूव कराते हैं। चलिए एक बार और भी हम बता देते हैं। अभी ए प्लैनेट मूविंग अलोंग एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट द सन, क्लोजेस्ट द सन at a distance r1 and farthest the away at the distance of r2 if v1 and v2 are the linear velocities at this point respectively, then the radius ratio v1 upon v2 यानी v1 upon v2 वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, गिवन योर ऑप्शन, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग पढ़े हैं, बताया भी जाता है वे लीनियर कन्वर्जेशन मोमेंटम के लिए, यानी एलसीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते थे ना हम लोग कि भैया चलो ठीक है L1 इक्वल टू यहाँ पे L2 हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L1 के लिए या में V R, भाई दोनों में आप ऐसे ऐसे लिख दीजिए, तीनों लिख दीजिए। L इक्वल टू लीनियर मोमेंटम में यहाँ पे M V R पड़ेगा,
ठीक है, इतना हो जाएगा। इसी तरह दूसरा आप ले चलिए, कितना जाएगा M2V2R2, दोनों एक दूसरे के क्या हैं 11 और 2 क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका इनपुट कर देते हैं दोनों इक्वेशन लाके। तो जब आप पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 11 की जगह डायरेक्ट लिखना कितना जाए आपका M1V1R1 M2V2R2, राइट। ठीक है, तो आप देखिए दिमाग में आप लगाइए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे M1V1R1 इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करा है, ए प्लैनेट मूविंग अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे है वो भी किसके क्लोजेस्ट हैं, सन गॉड की वो क्लोजेस्ट हैं। तो डेट मीन्स इस कंडीशन में जो है प्लैनेट मूव कर रहा है, तो वहाँ पे मूव कर रहा है तो एक सेंस क्या होगा कि देयर बीन सपोजिंग डेट, सपोजिंग क्या कंफर्म कि मासेस क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन को भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मासेस जो है M1 और M2, हम सपोजिंग डेट हियर इक्वल, तो इसी लागू कर दीजिए यह V1R1 फिर M2 और V2R2। तो अब इसके लिए M2 क्या होगा, M होगा, MM कैंसिल, योर क्वेश्चन आस्किंग दैट V1/V2। तो अब यही दिमाग कैसे लगा देना चाहिए था, देखिए V1/V2 इक्वल टू R2/R1, यही 10 योर आंसर, एंड दैट मीन्स R2 रेशियो R1 इतना होगा। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, R2/R1, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं इस तरह से था। अब यही जब हाई आप इक्वेशन में जाने रहेंगे तो बस इतना दिमाग होता है यार, चलो ये इक्वेशन हमारा होता है MBR इतना होता है, या V1/V2 तो R2/R1 होता है। अदरवाइज यहीं पे इसको लिखा देता कि वेलोसिटी जो हमारे क्या इक्वल है, तो मासेस क्या होंगे, तो मासेस में यहाँ पे क्या था, यदि वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल कर देता यानी V1 और V2 इक्वल कर देता तो आपका मासेस पूछता तो M2/M1 हो जाता। जैसे यहाँ पे आपका R2 और R1 है तो यहाँ पे M2 और R2 हो जाता। तीन क्वेश्चन ऐसे सटीक से बनाए जा सकते थे, इस तरह से वो सोचता है एग्जामिनर। ठीक है, और हम लोग जैसे वाला फिजिक्स की तरह जो सोचना शुरू कर देता है, नहीं गहराई में जाएगा इसी पे जाएगा, तो ऐसे कंडीशन मान देगा ना ताकि बच्चे जो कंफ्यूज हो जाए, और जैसे कंफ्यूज हो जाए तो चला जाएगा, नंबर कट जाता है। और इसलिए जो है फिजिक्स में रखना आवश्यक हो जाता है, ताकि आप डॉक्टरों को माइंड को ऑब्जर्वेशन कर सकें कि यस कि भाई इसके सोचने समझने की क्षमता क्या है और कैसे करता है। ठीक है, नहीं तो कोई मरीज आया, अब पूरा उसको जो आकलन नहीं कर पाए, ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए, कैलकुलेशन नहीं निकाल पाए, दे दी ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन, तो दूसरा ब्लड प्रेशर ले लिए, तो जो भी चांसेस रहता है वही चांसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसकी वजह से मस्ट बी डेट इन द मेडिकल लाइन्स फिजिक्स कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक है, और कोई भी डाउट है एकदम धड़ाधड़ पूछिए, आपके हर समस्याओं का समाधान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द फिगर शो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट M एंड द सन, यस द शैडो एरिया SCD इज द ट्वाइस ऑफ द शैडो एरिया SAB if T1 is the time of the planet to move from C to D and T2 is the time to move from A to B, then in this given that radius what is that will be क्या टाइमिंग और या एरिया, टाइमिंग एरिया के रिलेशन से यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो जनरली आप जो है सोचो कि यहाँ पे जो केपलर ने रूल बताया वो भी जो हमारे यहाँ जो है ग्रंथों को पढ़ के वो बताया। आज यहाँ के बहुत अच्छे लोग, बड़े बड़े विद्वान जो लोग नहीं मानते हैं धर्मों को, ग्रंथों को नहीं मानते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है वो केपलर इस चीज़ का रूल प्रूफ किया कि जो भी प्लैनेट हैं हमारे जो है एक दूसरे का रिवॉल्यूशन करते हैं, वो जो है यहाँ का हमारे उपन्यास को, हर चीज़ों को, उपनिषद को, रामायण, ये सब जो भी रिलेशन वाले जो है हमारे धर्म ग्रंथियाँ हैं उसको पढ़ के बताया। आज हमारा धर्म ग्रंथ कहता है तो नहीं विश्वास होता, वही कोई जो है एक बहुत बड़ा जो है पर्सन, प्रैक्टिकल पर्सन का देता तो बिलीव हो जाता है। वो क्या था, केपलर जो इन्हीं चीज़ों को पढ़ के बताया। तो ये कहीं ना कहीं इस माइंड को ओपनिंग करने वाली चीज़ें हैं कि ये इसीलिए नहीं अपने इंडिया को कहा जाता था और कहा जाता भी है कि क्या भारत जो है देवभूमि है।
ये सोचो इस धरती का जो है, जिस देश की धरती उगले सोना मोती वह देश धरती। तो इस तरह से जो है बताओ केपलर ये दिया अपने इंडिया का, मेन तो वही चीज़ें है अपने इंडिया का, लेकिन वो बता दिया तो आज बिलीव हो रहा। आज उसी पे जो है नासा के वैज्ञानिक, इसरो के और भी कई जो है देशों के जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, होड़ लगा हुआ, यस चल आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं। तो हम बस आज की आवश्यकता हम लोग को ये है, आज के जनरेशन की आवश्यकता ये है कि ग्रोथ करना है। एक सिंपली माइंड जो है, जो साइंटिस्ट लेवल होता है, वो साइंटिस्ट लेवल जो है बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ करना बाकी है, तो करेगा। तो अगला भी जनरेशन भी चाहिए करने के लिए, सब लोग यही भी इसी जनरेशन में कर देंगे तो आने वाला जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन क्या होगा, ठीक है, वो जो भी होगा इससे बेटर और भी बढ़िया होगा। बशर्ते आप अपने अभी क्या करना है ना, आप लोग को माइंड से जो है आपको विचलित नहीं होना है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ ऐसा कर लूँ ना। अभी आपका जो ड्यूरेशन है कि नीट की प्रिपरेशन है, मुझे निकालना है मेडिकल फील्ड में जो एकदम क्या क्रांति लाना है, तो एकदम लाइए बढ़िया से पढ़ के, ठीक है। सब कुछ जो है आपके माइंड पे ही होगा। आप माइंड के आधार पे जो है हिला के रख दोगे, हिला के जब रख दोगे ना, तब तो ही सब कुछ कहेगा वाह क्या बंदा है, क्या बंदी है, किस तरह से बोल रही है, तो बेटर रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए। आइए आते हैं क्वेश्चन पे। तो फिगर में बता दिया कि इस फिगर में दे रखा है, यहाँ पे देखिए फिगर में दिया है। इस कंडीशन में ABCD, ठीक है, मिन और मेजर को बता दिया है, यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिया गया है। M1 मास है प्लैनेट जो है और रिवोल्यूशन कर रहा है इलेक्ट्रिकल पे, वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक कर रहा है। तो केपलर का यहाँ पे यदि हम लगाते हैं सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ, ठीक है, केपलर सेकंड लॉ। तो केपलर सेकंड लॉ में क्या कहता है कि भाई जो भी इसकी जो है एरियाज होते हैं, एरियल होते हैं, वो स्टेशनरी बॉडी के क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यही तो रूल दिया था कि केपलर ने बताया अभी भैया देख जितनी कोई भी प्लैनेट है उस प्लैनेट का जो है स्टेशनरी बॉडी जो मोशन होगा ना वो एट लास्ट में कांस्टेंट आएगा। तो लास्ट एक कांस्टेंट पे लगाते हैं, सवाल आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये है DA आपका DT इक्वल टू C से कांस्टेंट। तो दो बॉडियाँ, एक मेजर के लिए, मिनर के लिए, एक दीर्घ के लिए, एक जो है अलग के लिए। डेट मीन्स तो यहाँ पे C1 सपोज कर देते हैं, अभी दोनों जाके एक इक्वल कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सिमिलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड कंडीशन लेते हैं DA आपका D2, ठीक है। यहाँ पे ये T1 लेते हैं, इसको T2, यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट। तो C1 C2 इज द कांस्टेंट, तो दोनों का कांस्टेंट तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के T2, क्लियर। अब इस कंडीशन में क्या देख पाएंगे, ये भैया देखो ये डी हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से डी यानी 1/T1 इक्वल टू 1/T2, और दोनों को क्या रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या देखिए निकलेगा भाई T1 है और यहाँ पर आपका T2, ठीक है। और जब T1 T2 का इस केसेस में हम लिख सकते हैं भैया, ठीक है, यहाँ पे T1 है। तो चाहे मेजर पे रहे चाहे मिनर पे रहे, यदि कोई बॉडी जो है उसकी एरिया के रिस्पेक्ट में जो है रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो टाइमिंग ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बस ऐसे का। तो जो ऑप्शन इसे करेक्ट होगा वो, ठीक है। तो आसानी से समझ सकते हैं बहुत इजीली, घबराने की आवश्यकता नहीं होता, बस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, क्या क्या रहा उसका निचोड़ जो है आप 30 सेकंड के अंदर ला देते हैं। तो आप ये जो मान के चलिए माइंडेड एक्सपर्ट के द्वारा जो है आप टच फिजिक्स में फुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान है, आप दिन रात एक कीजिए, कहने का सेंस है कि बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। आपके इन्वायरमेंट में क्या रहा है मत सोचिए, ठीक है, इन्वायरमेंट का भी असर पड़ता है, बात सही है, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, ठीक है, साइंस भी मानता है, धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अभी हमारा जो एबिलिटी है, हमारी जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसी में फाइट बहुत अच्छे तरीके से करते रहें, ठीक है। आपको सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, जरूर मिलेगी। सो थैंक यू, धन्यवाद। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। इजली है, आपको बस माइंड लगाना है, आंसर पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से आप समझिएगा।
क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि मानते हैं हम लोग कि एक फोटॉन है विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द कैथोड सी इन अ photoelectric cell. The maximum energy of the emitted photoelectrons is 2 electron volt. When photon of energy 6 electron volt are incident on the point C. कोई एक ऐसा पॉइंट है A से B, B से C पे आते हैं, तो जनरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं on the C number of photoelectric electron will reach the anode A. फिर उसको A तक पहुँचने में कितना लगेगा? It stopping the potential A relative to the C. मतलब A से C के बीच में, यानी दूसरा पॉइंट क्या है इसका यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा है, बस अब तक ये पूछ रहा है इसमें कि आपका कितना यहाँ पे जाएगा, +3 +4 -1 -3 किस पे जाएगा। तो आपने कल पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv², ये था mv²। और फिर यही काइनेटिक एनर्जी आपने ये भी देखा कि यहाँ पर जो आपका φ-φ0 इसी की इक्वल कर रहा था कि भाई जो भी यहाँ पर हमारे वर्क फंक्शन है और उसका जो है मेन जो है फंक्शन उन दोनों का सबके काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। तो सिंपल सा ये चीज़ यहाँ पे इनपुट कर दे रहे थे, आपको डिटेल बता दिया जा रहा है। तो इसमें जब पुट करेंगे हम लोग पुटिंग इन 1, तो देखो क्या देख पा रहे हैं कि φ-φ0 इक्वल टू हाफ mv², राइट। वर्क फंक्शन जो है इसको हम इधर मूव कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या करा A से C तक जो है RI एनर्जी को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो आप देख पाएंगे φ इक्वल टू हाफ mv² + φ0। क्लियर, ठीक। अब इसी देखिए, यानी इसी को आप सीधे सिंपल सा बोल सकते थे कि डिफरेंस ऑफ दैट फंक्शन एनर्जी इज द इक्वल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करा कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद आपको यहाँ पे देख रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है ए के साथ कितना पोटेंशियल यहाँ पे पुल कर रहा है। तो जनरली हम यहाँ पे दिमाग आपको ये लगा रखेगा कि भाई चलो ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन से शुरुआत किया 6 इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। फिर यहाँ पे दे दे रहा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या करा, फोटॉन विद एनर्जी इनिशिएट आपका कैथोड C, ठीक है। तो कैथोड C यानी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों का जो डिफरेंस है देख पा रहे हैं, ये दोनों φ-φ0 ये क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड उसको करेगा, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ठीक है, कैथोड C। तो कैथोड C माइनस कैथोड आप एनोड हो जाएगा। तो जनरली आप लिख पाएंगे फाई का कैथोड एंड माइनस फाई का एनोड, ठीक है, एनोड्स। तो एनोड से यहाँ पे देखें कुल कितना यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहीं पर यही इसका इक्वल करके बताया जा रहा है यहाँ पे, यदि इसको मूव कर रहे थे जिस पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हम देख सकते हैं तभी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा पहला दे रहा 5 और नेक्स्ट पे दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब माइनस के लिए कितना आएगा आपका, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब फिर यहाँ पे ये बोला जाएगा, बोल रहा है कि यहाँ पर इंसिडेंट ऑन C, फिर यहाँ बोला नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड ऑफ द A, एनोड पे कुल कितना पहुँच रहा है, स्टॉपिंग द पोटेंशियल ऑफ द A रिलेटिव टू द C। A से C के बीच में आप देखना, तभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर C के लिए कितना गया, कुल कितना। अब यहाँ पर जो है A के लिए एवरीथिंग यहाँ पे A से C तक के A to the C, A से C तक का आपका यहाँ क्या हो गया, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हो गया। इसमें कितना दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको भी इधर मूव कीजिए, ट्रांसफर करके कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सीधे आपके इतना चलेगा। यहाँ पे सीधे इलेक्ट्रॉन हम लोग कर देते हैं। बोलिए वोल्टेज ऑप्शन में देखिए शॉर्टकट वाले पे, तो ये सिंपल सामने आप दिमाग लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो देखा था कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू द 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, योर रिमाइंडर इज द -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड यहाँ फिर कर रहा है उसी में आगे बढ़ जा रहा है, तो क्या इतना आ जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेट मीन्स आप ऑप्शन भी देखना सीधे वोल्ट वोल्ट दिया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन कॉमन ले ले रहा है। ऐसे डिवाइड कर लीजिए A to C बाय द इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा -3, ये ना बचेगा, इसे डिवाइड कर दिए। तो यही मैथमेटिक्स है, स्टॉपिंग द पोटेंशियल रिलेटिव A to the C, A से C तक का जो कुल कितना हमारा रहा कि A to C बाय द नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोलिए इलेक्ट्रॉन चार्ज करेंगे इज द -3 वोल्ट आ जाएगा। बस सिंपल सा ऐसे करना था, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको क्या करते हैं, शॉर्ट में ये देखते हैं कि अरे यार 5 - 5 ना, ठीक है। एक जो कैथोड हो गया, एक क्या हो गया आपका एनोड हो गया, तो कैथोड पे आप देखते हैं लिख देते 5 - 6 या माइनस करने के बाद जितना बचता, फिर आगे जो है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे -1 और 2 -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंस आता है कि ये पूछता था डिफरेंस के दूसरा सी का मतलब डिफरेंस हो इतना भी 3 की बस ये कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। कोई भी डाउट होता है तो पूछें, आपकी समस्याएं और उससे समाधान किया जाएगा। सो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।